हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोक प्रशासन में प्रशासनिक चिंतक के टॉपिक को हम अध्ययन कर रहे थे। प्रशासनिक चिंतक के अंतर्गत हमने अब तक 2 टॉपिक को स्टडी कर लिया है। आज हम इसी के अंतर्गत एक और प्रशासनिक चिंतक के बारे में चर्चा करेंगे। ये चिंतक हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। तो यहाँ पर टेलर के विचारों को समझेंगे, टेलर की पृष्ठभूमि को देखेंगे, टेलर के द्वारा जो दिए गए प्रयोग हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद की स्थिति को समझेंगे। यहाँ पर इनके द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। साथ ही यहाँ पर टेलर की आलोचना किन आधारों पर की जाती है और क्या योगदान है इनका कह सकते हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद या कैसे औद्योगिक प्रबंधन के संदर्भ में। तो इन सभी पक्षों का हम यहाँ पर एक एक करके विश्लेषण करेंगे। आप सभी यहाँ पर इसे ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर। मेंस के परिदृश्य भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रशासनिक चिंतक टेलर के बारे में आप इन चीज़ों को स्पष्टतः ध्यान से सुने। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यहाँ पर फ्रेडरिक विंसलो जो टेलर हैं इनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है। हम हमेशा चर्चा करते हैं कि जब भी आप प्रशासनिक चिंतक का अध्ययन करें उनकी पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं वो विचार उनकी पृष्ठभूमिक स्थितियों, उनके कार्य, उनके शिक्षण और पालन पोषण जैसी चीज़ों उन्हें प्रभावित करती हैं। उनका सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार भी उनसे प्रभावित होता है। तो आइए समझते हैं कि टेलर की जो पृष्ठभूमि रही है वो कैसी रही है। इनका जो जन्म हुआ 1856 जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में जन्म लेने के बावजूद भी अगर हम इनकी कानून पढ़ाई इत्यादि के संदर्भ में देखें तो यहाँ अमेरिका के संदर्भ से यहाँ पर ये बाहर निकल कर जाते हैं। अमेरिका के संदर्भ में वहाँ पर कानून और राजनीति का यहाँ पर वो अध्ययन करते हैं। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है अध्ययन का। अगर हम रिसोर्सेज देखें तो इन्होंने कानून और राजनीति का वहाँ पर अध्ययन किया। लेकिन इनकी अगर हम कार्यशैली का भी देखें तो इन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है, गवर्नर के रूप में कार्य किया है और राष्ट्रपति के रूप में भी यहाँ पर इन्होंने कार्य किया है। इसके अतिरिक्त टेलर ने कार्मिक से प्रबंधक तक के पद पर एक कंपनी के रूप में कार्य किया। एक कंपनी में उन्होंने कार्मिक से अर्थात एक कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और वहां पर प्रबंधक के रूप तक उन्होंने कार्य किया है। तो अगर इनकी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके पास अच्छा खासा अनुभव रहा है प्रबंधन के दृष्टिकोण से। यहाँ पर इन्होंने सबसे निचले स्तर से कार्य को प्रारंभ किया और सबसे उच्च स्तर तक भी इन्होंने कार्य किया है, जिसके कारण इनके जो सोचने का जो तरीका रहा है वो अपने आप में काफ़ी वैचारिक स्तर पर भी और कार्य के आधार पर विविधतापूर्ण रहा है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जो कि प्रबंधवाद के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक पुस्तक इन्होंने लिखी तो 1903 में दी शॉप मैनेजमेंट, अर्थात किसी प्रकार कानून या दुकान है या फिर आप उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इसके संदर्भ में। 2011 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अतिरिक्त इनकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक रही है 1895 में आई अपीस रेट सिस्टम। यह पुस्तक कार्य विशेष के लिए कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए इसको यहाँ पर व्याख्यायित करती है। देखने का अगर हम नजरिया यहाँ पर देखें फ्रेडरिक विंसलो टेलर की अगर हम बात करते हैं तो कार्य करने का जो दृष्टिकोण रहा है, अध्ययन का जो दृष्टिकोण रहा है, वहाँ पर काफ़ी विविधतापूर्ण स्थितियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद की अवधारणा बनती है उसके पीछे उनके तर्क क्या हैं। तो देखिए टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है, टेलर का अगर आप वैज्ञानिक प्रबंधन यहाँ पर देखें तो विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही अपने आप में वैज्ञानिक प्रबंधन है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना। तो टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद है वो भी यही कहता है। क्या कहता है? विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने की स्थितियां। इसको और अच्छे तरीके से यदि आपको मैं समझाना चाहूँ या और कह सकते हैं इसका एक विश्लेषण करते हैं तो आपके पास जो साधन है, जो संसाधन आपके पास हैं, साधनों का आदर्शतम संयोजन करके अधिकांश लोगों के हित में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। तो प्रबंधवाद क्या कहता है कि आपके पास जो भी संसाधन है, ठीक है, जो भी संसाधन है उनका आप इस तरीके से संयोजन करें, इस तरीके से आप उनका संयोजन करें कि आपकी लागत कम आए और उत्पादन ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। उससे जुड़ा हुआ जो हर पक्ष हो, चाहे उत्पादन करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वहाँ पर उस कार्य को संभालने वाली कंपनी का जो मालिक हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वहाँ पे मालिक हो, वहाँ पे हर किसी वर्ग को इससे फ़ायदा होना चाहिए। कार्य करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है और यही है वैज्ञानिक प्रबंधवाद। इसके संदर्भ में टेलर ने अपने विचारों को और भी थोड़ा सा यहाँ पे व्याख्यायित किया है। उन्होंने अपने विचारों में 3 चीज़ों को रखा। पहली चीज़ वो कहते हैं
किसी भी संगठन की समस्या का विश्लेषण और समाधान वैज्ञानिक पद्धति से ही किया जा सकता है। टेलर ये बात मानते हैं। वो कहते हैं कि यदि आपको किसी भी कार्य का सबसे बेहतर और अच्छा सलूशन अगर आपको मिल सकता है तो वो कैसे मिल सकता है? वैज्ञानिक प्रबंधवाद की स्थिति के कारण। दूसरा कहते हैं कार्य का महत्व यहाँ पे कर्मचारी से अधिक देते हैं। वो कहते हैं कि वर्क इंपॉर्टेंट है, वर्क इंपॉर्टेंट है, उसको करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उनकी अवधारणा रही है। और इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी धन के प्रभाव से प्रेरित है। अर्थात कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा है वो कार्य सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको वहां पर धन की आवश्यकता होती है। वो कोई कार्य करेगा तो उसके बदले उसे धन वहां पर मिलेगा, वहां पर उसे पे किया जाएगा और इसलिए वो कोई भी कार्य करता है। तो यहाँ पर टेलर के जो विचार हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद के संदर्भ में, वहां पर इन तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलर ने अपने कामों को जो विचार उन्होंने रखे उन विचारों को वैज्ञानिक प्रबंधवाद के संदर्भ में स्थापित करने को लेकर उन्होंने कुछ प्रयोग किए और ये प्रयोग जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनके विचारों को वहाँ पर कह सकते हैं कि आगे चलकर जो एक वैज्ञानिक प्रबंधवाद की एक आधुनिक अवधारणा विकसित हुई उनमें कहीं ना कहीं ये जो विचार इन्होंने रखे, जो प्रयोग किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। क्या है? जैसे इन्होंने एक प्रयोग किया था मिडवेल में। यहाँ पर एक मिडवेल में एक स्टील कंपनी थी और इस स्टील कंपनी में उन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया को समझाने के लिए वहाँ पर कहा कि अधिक उत्पादन हेतु सभी श्रमिक एक निश्चित विधि से कार्य करें, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पाया कि मिडवेल की स्टील कंपनी में कई सारे मजदूर कार्य कर रहे थे और जो सभी मजदूर थे वो अपने तरीके से कार्य कर रहे थे। अर्थात कार्य करने की कोई भी एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी और ना ही सभी किसी एक पद्धति के अनुसार कार्य करते थे। जिसको जब मन हुआ, जैसे मन हुआ, उसने वो कार्य किया। इसके कारण क्या हो रहा था कि कंपनी को उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। वहाँ पर उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में ये देखा कि यदि उत्पादन करने की जो तकनीकी है, यदि सभी व्यक्ति एक ही तरीके से करते हैं तो वहाँ पर कंपनी का उत्पादन ज़्यादा होता है और उससे कंपनी को भी लाभ होगा और श्रमिकों को भी लाभ होगा। इसे वो मिडवेल प्रयोग कहते हैं। एक और प्रयोग उन्होंने किया जिसको कहते हैं बेथलेहम प्रयोग। 1899 में एक और यहाँ पे एक और स्टील कंपनी में एक और उन्होंने प्रयोग किया। ये प्रयोग था यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ों को लेकर। पहला था कच्चे लोहे की उठा रखी प्रयोग। इसमें उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कार्य करने के बीच में आराम देने से लोहा ढालने की श्रमिकों की क्षमता का औसत 12.5 टन से बढ़कर 45.5 टन प्रतिदिन हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि एक व्यक्ति अगर लगातार काम करता है तो वो बहुत जल्दी थक जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आप सुबह 10 बजे से लगा दीजिए और सोचते हैं कि उसे रात 8 बजे तक काम करना है और उसे बिना ब्रेक के अगर आप काम लगाएं तो आप थक जाएंगे। हम एक व्यवहारिक तौर पर यदि देखें तो कोई भी व्यक्ति की जो कह सकते हैं कार्य करने की जो क्षमता है उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी तो आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि आप 10 से 8 के बीच में अगर आप ब्रेक देते रहें तो बॉडी क्या होता है, एनर्जाइज हो जाती है, उसे फिर से वहाँ पर एनर्जी प्राप्त हो जाती है, स्टोर होती है और वापस से जब वो ब्रेक के बाद काम करता है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है और फिर तेज़ी से काम करता है। अगर हम इस तरीके की पद्धति को अपनाते हैं तो वहाँ पर उसका फ़ायदा होता है और यही यहाँ पर उन्होंने किया कच्चे लोहे की उठा रखी में। तो वहाँ पर उन्होंने काम के दौरान बीच में उन्होंने ब्रेक दिया, जिसका लाभ वहाँ पर यह मिला कि यहाँ पर जो उत्पादन पहले 12.5 टन हो रहा था वो अचानक से बढ़ के 45.5 टन हो जाता है। एक और प्रयोग किया उन्होंने फावड़े का प्रयोग। फावड़े के प्रयोग में उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो फावड़े का जो वजन होता है वो भी मायने रखता है। साथ ही वहाँ पर जिस चीज़ का फावड़े का, जिस वस्तु के उत्पादन में या खदान में आप फावड़े का प्रयोग कर रहे हैं उस वस्तु की वजन भी उसके लिए मायने रखती है। तो उन्होंने इसका एक प्रयोग निकाला। उन्होंने कहा कि हल्के पदार्थों के लिए भारी फावड़े तथा भारी पदार्थों के लिए हल्के यदि फावड़े का हम प्रयोग करते हैं उसका परिणाम यह होगा कि उत्पादन प्रतिदिन 16 टन से बढ़कर 59 टन तक हुआ। तो कहते हैं कि यदि आप इस तरीके की पद्धति का, क्योंकि अगर भारी फावड़ा है और भारी पदार्थ है तो दोनों चीज़ बहुत भारी हो जाएंगी तो वहाँ पे अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ यदि हल्का फावड़ा है, हल्का पदार्थ है तो वो भी वहाँ पर कार्य अच्छे से नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इसके विपरीत यहाँ पर काम करें तो एक संयोजन वजन को लेकर होगा और उसके कारण वहाँ पर आदमी थकेगा कम और चीज़ें बेहतर तरीके से कर पाएगा और जिसका परिणाम भी वहाँ पर निकल कर आया। जो एक समय तक यहाँ पर 16 टन उत्पादन हो रहा था वो बढ़कर कितना हो गया, 59 टन हो गया। एक और प्रयोग वहाँ पर उन्होंने किया धातु की कटाई का प्रयोग। ये प्रयोग था, इसमें उन्होंने कहा कि धातु की कटाई करने वाली मशीन की गति, उसके नियोजन, कटाई की गहराई एवं कोण आदि कई बातों पर निर्भर करती है और इसके पश्चात
इनके इस कथन के पश्चात जो भी इस कटाई के संदर्भ में जो भी कंपनियां कार्य कर रही थी, जब उन्होंने इस चीज़ों को अपनाया तो वहाँ पर उनकी जो होती है कटाई के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से वो कंपनियां आगे बढ़ी, उत्पादन बेहतर हुआ, कार्य करने का तरीका अच्छा हुआ, ज़्यादा बेहतर उत्पादन वहाँ पर हुए, जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो काफ़ी बेहतर बने। तो यहाँ पर इनके जो प्रयोग हैं वो काफ़ी सफल रहे और जिन कंपनियों ने इसे अपनाया वो उनको भी इससे काफ़ी लाभ होता है। आगे चलकर यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों को लेकर यहाँ पे कुछ उन्होंने अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। जैसे कि एक अवधारणा उन्होंने दी कारीगरी फोरमैनशिप को लेकर। कारीगरी फोरमैनशिप का क्या था? श्रमिकों को आंशिक रूप से विशेषज्ञ आर्ट सुपरवाइजरों से आदेश प्राप्त हो। वो ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के द्वारा, मतलब सभी लोगों को किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा वहां पे आदेश नहीं मिलना चाहिए, बल्कि यहां पर एक विशेषज्ञ समूह होना चाहिए जो हर व्यक्ति को अपना अपना काम पता हो और जिस व्यक्ति को जो काम पसंद है, पता है, उसके विशेषज्ञता रखता है, वही व्यक्ति यहां पर आदेश देने का कह सकते हैं आदेश उसको देना चाहिए। तो इस तरीके से यदि यहाँ पर विशेषज्ञता रहेगी प्रबंधन के क्षेत्र में तो वहाँ पे कंपनी को भी लाभ होगा, कर्मचारी भी कार्य को अच्छे समझ पाएगा और साथ ही वहाँ पर उसका लाभ प्रबंधक को भी होगा और श्रमिकों को भी होगा अगर बेहतर उत्पादन करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि कार्य का अनुमान लगाया जाना चाहिए। कहने का मतलब था कि जब तक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधवाद का सिद्धांत नहीं दिया था तो कार्य का कोई अनुमान नहीं लगाया जाता था कि काम कितना है, कितने समय तक लग सकता है, कितने समय में पूर्ण होगा। यहाँ पर लेकिन टेलरवाद इस चीज़ को निर्धारित करते हैं कि एक निर्धारित दैनिक कार्य भी होना चाहिए। कहने का मतलब ही एक औसत श्रमिक अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना निर्धारित समय में कोई कार्य को पूरा कर सके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कार्य का अनुमान। कहने का मतलब है कि हर एक श्रमिक को एक टारगेट दिया जाना चाहिए कि यहाँ पर एक दिन में आपको इतना काम करना है। जो टारगेट उसे दिया जाना चाहिए वो टारगेट उसको इतना ही दिया जाना चाहिए कि उससे उसको उसके स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, जिसे वो क्या कहते हैं? निर्धारित दैनिक कार्य। तीसरा वहां पर वो कहते हैं प्रमाणीकरण होना चाहिए। प्रमाणीकरण किस चीज़ का? उन्होंने कहा कि उत्पादन के क्षेत्र में जो भी मशीनें यूज़ हो रही हैं, औजार यूज़ हो रहे हों या फिर कह सकते हैं कि सामग्री यूज़ हो रही हो, वो सभी क्या होनी चाहिए? प्रमाणित होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कार्य करने की जो दशाएं हैं, अर्थात जहां मजदूर कार्य करते हैं वहां भी कार्य करने की दशाएं प्रमाणित होनी चाहिए। कहने का मतलब कि हवादार होना चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, खाने पीने होने पानी के लिए इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब एक प्रमाणित आधार पर ही वहाँ पर कार्य के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मशीन इत्यादि की भी वहाँ पर प्रमाणीकरण होना चाहिए और जब चीज़ें प्रमाणित तौर पर वहाँ पे कार्य करेंगी तो वहाँ पर आपके पास कोई भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं बचेगा और कार्य करने के लिए बेहतर चीज़ें निकल कर आएंगी। चौथी बात कहते हैं कि कार्य योजना बनाया जाना चाहिए, अर्थात कार्य को लागू करने की योजना बनाना। कार्य कैसे लागू किया जाएगा, कितने समय पे लागू किया जाएगा, कैसे वहाँ पर किसको दिया जाएगा, किसके द्वारा कितना काम किया जाएगा, कितनी अवधि में इसे पूरा किया जाए। तो हर एक चीज़ को लेकर, एक कार्य को लेकर पूरी एक योजना बनाना, तो वर्क प्लानिंग वहाँ पर पहले से कर लेना। पांचवी बात कहते हैं कि श्रमिकों का जो चयन है वो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब अगर आपके पास 10 पोस्ट हैं तो उसके लिए आप 100 या 200 लोगों का चुनाव करें, फिर उनमें से भी आप अपने 100-200 अच्छे लोगों का चुनाव करने के बाद फिर उनमें से भी सबसे बेहतर 10 लोगों का आप चुनाव करिए और चुनाव करने के बाद, चयन करने के बाद फिर उनको आप प्रशिक्षण दीजिए जिस भी प्रकार के वो कार्य करना चाहते हैं। तो ये उनका कहना था कि श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन होना चाहिए और चयन के पश्चात उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। और छठी बात वो कहते हैं कि एक प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली भी होनी चाहिए। कहने का मतलब श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर मजदूरी दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति वहां पर कार्य कर रहा है और हर व्यक्ति को आप समान पैसा दे रहे हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको भी उतना पैसा मिल रहा है, जो व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रहा उसके बराबर। तो वहां पर उन्होंने कहा कि यदि कार्यकुशलता के आधार पर वेतन के देने की प्रणाली अपनाई जाएगी तो इससे जो मजदूर श्रमिक वर्ग होगा उसमें एक प्रतिस्पर्धा होगी, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा कार्य करेगा, तो यहाँ पर उसका फ़ायदा श्रमिकों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए यदि कंपनी का जो फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से वहाँ पे श्रमिकों का वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। तो इस तरीके से वो अपनी यहाँ पर सारी जो बातें हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं।
इसके बाद आता है कि उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, मानसिक क्रांति के बारे में चर्चा की। मानसिक क्रांति से उनका क्या तात्पर्य था? टेलर कहते हैं कि मानसिक क्रांति जो है वो सौहार्द की भावना पर आधारित है। सौहार्द की भावना का मतलब था कि संगठन या उद्योग में जो होता है, जो भी उसके जो सभी पार्ट हैं, जैसे कि आपका सुपरवाइजर हो गया, प्रबंधक हो गया, श्रमिक हो गए और इलेक्ट्रीशियन हो गए, कोई आपका मैनेजमेंट वाला हो गया, तो हर एक प्रकार के अंग और व्यवस्था सभी का एक दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्यपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यदि यहाँ पर सभी के बीच एक बेहतर सौहार्दपूर्ण और अच्छे संबंध होंगे तो उससे वहाँ पर माहौल अच्छा होगा। जब माहौल अच्छा होगा तो उत्पादन अधिक होगा, लागत कम, वहाँ पर समय कम लगेगा तो लागत भी कम होगी और इससे जो होता है फायदा होगा। साथ ही संगठन को जो लाभ होने पर श्रमिकों को इसका लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पूरी प्रक्रिया उन्होंने समझाते हैं उसको उन्होंने कहा मानसिक क्रांति की उन्होंने अवधारणा दी। एट द लास्ट अगर हम देखें तो टेलर प्रबंधक सिद्धांत के कुछ उन्होंने, अगर हम पूरे इनके सिद्धांतों को यदि हम ठीक से अगर समझ पाते हैं तो इनके सिद्धांत के जो मूलभूत दर्शन है वो यहाँ पर आपको समझने में आ जाएंगे। पहली बात कि यहाँ पर जो बातें इन्होंने कही वो विज्ञान मूलक कार्य निष्पत्ति को वहाँ पर ज़्यादा प्रधानता देते हैं, ना कि घंटे के शासन को। अर्थात यहाँ पर जितने घंटे कार्य कराइए अच्छा कार्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार 8 घंटा 10 घंटा काम करें, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी कराइए, बीच में ब्रेक दीजिए फिर काम कराइए। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस, वहाँ पर कार्य अच्छा होना चाहिए, इसको देते हैं। दूसरा है सौहार्द को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि लोगों के बीच एक बेहतर कार्य करते हुए भी एक बेहतर संबंध होना चाहिए, ना कि उनके बीच किसी प्रकार की द्वंद्व की स्थिति हो। तीसरी बात जो निकल कर यहाँ पर आती है, सहयोग को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। चाहे वो प्रबंधक हो, सुपरवाइजर हो, श्रमिक हो, सबके मध्य एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए, ना कि वहाँ पर व्यक्तिवादिता कि नहीं मैं यहाँ पे कंपनी का मालिक हूँ या मैं सुपरवाइजर हूँ या मैं श्रमिक से मजदूर संघ का मालिक हूँ। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें, व्यक्तिवादिता वहाँ पर समक्ष नहीं उपस्थित होनी चाहिए। चौथी बात कहते हैं कि अधिकतम निर्गत ना कि अनियंत्रित निर्गत की बात होनी चाहिए, कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए, उसके लिए ज़्यादा कार्य करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि अनियंत्रित रूप से। तो एक संयोजन तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। और एट द लास्ट कहते हैं समृद्धि और दक्षता में भी वृद्धि इससे होनी चाहिए। श्रमिकों से संबंधित अगर हम देखें तो वो 3 तरीके के सिद्धांत देते हैं। एक है समय अध्ययन, जिसके माध्यम से वहाँ उन्होंने बताया कि काम में लगने वाले उचित समय को जानना ताकि समय पर पूरा किया जा सके। अर्थात एक श्रमिक किसी काम को कितनी देर में कर लेता है ये वहाँ पर जानना ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने समय अध्ययन के कुछ प्रयोग किए, जैसे कि हमने पढ़े कि उनको समय में बीच अगर कोई काम है, यदि आप उसे लगातार कराते हैं तो वो जल्दी थक जाता है कुछ घंटे के बाद, फिर धीरे धीरे काम स्लो हो जाता है। इसके बजाय यदि हम वहाँ पर उसको बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक देते रहें तो ज़्यादा एनर्जी से काम करेगा, वो जल्दी काम को कर लेगा। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या होगा, समय अध्ययन उन्होंने किया और बताया कि काम में लगने वाले उचित समय को जान सके और समय को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं वो इसके माध्यम से। गति का भी अध्ययन किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी जो श्रमिक है, कोई भी कार्य करता है तो उसके हाथ पैर जो होता है, उसकी बॉडी जो होती है गति करती है काम करते समय लगातार। तो इसके संदर्भ में क्या होता है, एक टाइम के बाद जो होती है बॉडी वहाँ पर गति जो होती है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसकी गति कम पड़ती चली जाती है और गति अगर कम पड़ती चली गई तो काम जो होता है स्लो हो जाता है। तो किस तरीके से उसकी गति को एक संयोजित किया जा सके ताकि वहाँ पर कार्य की जो गति है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। और तीसरी बात कहते हैं थकान का अध्ययन करना। वो ये कहते हैं कि कार्य को करने से थकान होती है, इसलिए कार्य के दौरान आराम के सिद्धांत को, बीच में ब्रेक वाला सिद्धांत उन्होंने दिया है। लेकिन ये सारी जो बातें हैं एट द लास्ट हम कहते हैं कि आपने जो भी बातें कही क्या वो कितनी प्रासंगिक रह जाती हैं। तो यहाँ पर प्रासंगिकता की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर आलोचना भी इनकी काफ़ी होती है। आलोचना देखिए यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो इनका सिद्धांत है वो तो या तो प्रबंधन के दृष्टिकोण से है जिसमें श्रमिक है और आपका प्रबंधक वर्ग है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रमिकों ने इनकी आलोचना की है, बल्कि प्रबंधक वर्ग ने भी टेलर के सिद्धांतों की आलोचना की। कारण क्या रहे, किन किन बातों पर इनकी आलोचना की वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ टेलर ने जो कि मजदूरों के वेतन में वृद्धि को वहाँ पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि मजदूरों को जो वेतन दिया जाए या उसमें वृद्धि की जाए वो कैसी हो, खुदरा दर प्रणाली के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसी बात का विरोध करते हैं मजदूर संघ जो होता है। वो कहता है, मजदूर संघ ने कहा कि प्रीमियम बोनस व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जितना आपको उत्पादन बढ़ता है उस आधार पर वहाँ पर उनको प्रीमियम बोनस मिलना चाहिए, ना कि वहाँ पर खुदरा थोक प्रणाली के आधार पर उनको वेतन मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल के आई कि तकनीकी के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने की यहाँ पर आशंका। मजदूर संघों ने इस बात का भी विरोध किया कि जिस तरीके से टेलर वैज्ञानिक प्रबंधवाद की बात करते हैं, तकनीकी के प्रयोग करने की बात करते हैं, यदि बहुत ज़्यादा हम तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो जो मजदूर वर्ग जो कार्य कर रहा है वो वहाँ पर बेरोजगार हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ने से उनके पास आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस लिहाज से भी वहाँ पर इनके विचारों का विरोध किया गया।
तीसरी बात यहां पर किया गया कि टेलर के जो ज्यादातर विचार हैं वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से अधिक है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए अधिक हैं। श्रमिकों के संदर्भ में इनके विचार बहुत अच्छे नहीं है या उनके लाभ की बात बहुत कम करते हैं। इसलिए इन टेलर के विचारों में कहीं ना कहीं जो झुकाव है प्रबंधकों की ओर अधिक दिखाई देता है। चौथी बात यहां पर उन्होंने कही कि मानवीय पहलुओं पर कम, यांत्रिकी पहलुओं पर अधिक ध्यान देते हैं, कि अर्थात इनके जो पूरा विश्लेषण करने के बाद पाएं तो किसी भी तरीके का प्रयोग भी उन्होंने किया, कोई भी बात अगर वो कहते हैं उसमें वैज्ञानिक यांत्रिकी तत्वों को ही समावेशन करते हैं। और अपनी स्टार्टिंग के बाद में भी वो यही कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद में कि काम अधिक इंपॉर्टेंट है, मनुष्य वहाँ पर है, या काम करने वाला इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो यहाँ पर ये भी एक आलोचना का इनका बिंदु बनता है। चौथी बात यहाँ पर, ये तो सारी जो विरोध के पहलू हैं ये तो यहाँ पर उन्होंने आपका श्रमिक संघों के द्वारा विरोध किया गया। अगली जो यहाँ पे आलोचना की गई, अब बाकी यहाँ पे प्रबंधकों के द्वारा भी इनकी आलोचना की गई। पहली जो बात यहाँ पे प्रबंधक जिस आधार पर इनकी आलोचना करते हैं वो है रूल ऑफ थंब के। रूल ऑफ थंब में यहाँ पर कहा गया था, इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि इसमें प्रबंधन में तार्किकता और कल्पनाशीलता के इस्तेमाल को टेलर जो कहते हैं कि किसी भी प्रबंधन में वैज्ञानिकता और प्रबंधनशीलता जो है तार्किकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए। लेकिन जो कि प्रबंधक इसका प्रयोग नहीं करते हैं वो यहाँ पर अच्छे प्रबंधक नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर एक तरीके से आलोचना उन्होंने की थी, जिसका यहाँ पर कह सकते हैं जो प्रबंधक वर्ग था उन्होंने इस सिद्धांत के रूल ऑफ थंब का वहाँ पर विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त टेलर के कार्य विभाजन सिद्धांत का विरोध प्रबंधकों द्वारा किया गया, क्योंकि इससे प्रबंधकों के कार्य और जवाबदेही में वृद्धि हुई। टेलर कहते हैं कि कार्य विभाग अर्थात हर एक व्यक्ति को कौन सा काम करना चाहिए, विशेषज्ञता के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए, जो जिस काम में सक्षम हो उसे वही करना चाहिए। इससे क्या हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति को ये पता है कि मुझे यही काम करना है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ होती है, खराब होता है, तो वहाँ पर वो उसके लिए जिम्मेदार भी है, उसकी तार्किकता वहाँ पर वो जवाबदेहीता उसकी बनती है। तो इस सिद्धांत का भी यहाँ पर जो वैज्ञानिक प्रबंधन थे, कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रबंधक थे वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इससे उन पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली थी और वो इसके ऊपर जवाबदेह होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं इसका भी उन्होंने विरोध किया। इसके अतिरिक्त टेलर ने मानवीय प्रेरणा को आर्थिक लाभों से प्रेरित बताया, लेकिन सामाजिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा की है। स्टार्टिंग में उन्होंने जो बातें कही कि कोई भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो किस संदर्भ से कर रहा है, सिर्फ आर्थिक, अर्थात उसको पैसा मिलेगा, रुपए मिलेंगे, कुछ चीज़ें आर्थिक धन जो प्राप्त की होगी इसीलिए वो काम करता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार जो व्यक्ति होता है उसका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो पहलू हैं उसके कारण भी वो इस चीज़ों को प्राथमिकता देता है। एक मनुष्य के सिर्फ आर्थिक पहलू ही नहीं होते हैं, बल्कि उसका एक अपना सामाजिक पहलू भी होता है, उसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होते हैं, जिसका यहाँ पर टेलर ने पूरी तरीके से कह सकते हैं एक नज़रअंदाज कर दिया है, उपेक्षा कर दी है। इसके अतिरिक्त योजना को बनाने व लागू करने की टेलर में एक अलग अलग, दोनों को यहाँ पे अलग अलग किया है, अर्थात योजना बनाना उसे लागू करना दो अलग अलग कार्यों के रूप में स्थापित किया, जबकि हमें पता है कि किसी भी कार्य की जो योजना है और उसे लागू करना और बनाना दोनों एक ही कह सकते हैं कि एक ही काम से जुड़े हुए होते हैं। हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़कर ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलर के विचार जो होते हैं कार्यशाला तक ही सीमित रह जाते हैं, जब इसको हम अन्य स्तरों पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं ये सीमितता भी दिखाई देती है। तो ये सारे आधार हैं जहां पर टेलर की आलोचना की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टेलर के जो कार्य उन्होंने किए, टेलर ने जो सिद्धांत दिए, टेलर ने जो प्रयोग किए वो पूरी तरीके से आलोचना के बिंदु रह जाते हैं। बल्कि आज के समय में भी हम देखें हैं तो आज के समय में भी टेलर के जो विचार हैं प्रासंगिक हैं, बेहतर हैं, प्रबंधन शैली को नए तरीके से देखने का मौका देते हैं। और आज इसीलिए टेलर इतने प्रासंगिक हैं कि हमें वहाँ पर इसको कई अलग अलग सैद्धांतिक चीज़ों में स्टडी के संदर्भ से और वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्थितियों में भी हम इसे आज भी यहाँ पर देखने को पाते हैं। इसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी हुई है। तो यहाँ पर निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में टेलर किन किन आधारों पर प्रासंगिक रह जाते हैं। तो पहली चीज़ जो है, औद्योगिक प्रबंधन में गुणात्मक तकनीकी को लागू करने वाले वो प्रथम व्यक्ति थे। सबसे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रबंधन में कार्य करने की तकनीकी कैसी हो, उसमें बेहतर प्रबंधन कैसे लाया जा सकता है, कार्य कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्वालिटी को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो यहाँ पर टेलर ही थे। दूसरी चीज़, यहाँ पर कार्य करने की प्रक्रिया के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए, जो प्रयोग किए, जैसे कि शोध पद्धति है, कार्य प्रणाली का उन्होंने अध्ययन किया, समय का अध्ययन किया, संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया, वो आज भी की संपूर्ण आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन में आज भी संपूर्ण तरीके संपूर्ण व्यवस्था पे लागू होती हुई दिखाई देती है।
इसके अतिरिक्त सिद्धांत व व्यवहार तथा विचार और प्रयोग को जीवन में मिलाने का, अर्थात हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो सिद्धांत हैं उसको व्यवहारगत स्थितियों में लाइए, जो विचार हैं उनके प्रायोगिक स्तर पर उसे लेकर आइए। जब तक, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपने सिद्धांत पढ़ा है और उसका कोई व्यवहारिक पहलू नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं है। यदि कोई चीज़ आप सोचते हैं लेकिन प्रायोगिक तौर पर उसे आप कर नहीं पाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ सबसे पहले जो स्पष्ट की वो टेलर थे, जिन्होंने कहा कि सिद्धांत और व्यवहार और विचार और प्रयोग को जीवन में शामिल करने के विचारों को उन्हें प्रस्तुत करने में सफल रहे। तो अपने आप में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टेलर ने जो वैज्ञानिक प्रबंधवाद के जो सिद्धांत दिए वो आज भी इतने प्रासंगिक यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आज के लिए यहाँ पर इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम अलग प्रशासनिक चिंतकों को लेकर डिस्कस करते रहेंगे। आप इन चीज़ों को स्टडी करते रहें, रिविजन करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।